हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स। हम पिछले वीडियोस में कर रहे थे चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस सीरीज में आज एक नए टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं, लेकिन टॉपिक की शुरुआत बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से होगी। सपोज दैट आई हैव टू परमानेंट मैग्नेट्स विद अपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर विद सम गैप। ये देखो, ये इधर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके बीच में कुछ गैप है। तो ये आपके सामने रखिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं सिंपली यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो खाली जगह है, यहाँ पे मेटल की एक प्लेट लटकाने वाला हूं। किसके साथ? एक थ्रेड के साथ। सो लेट मी डू दैट। आई हैव दिस प्लेट विद मी। ये यहाँ पे हैंग कर दी मैंने। इस प्लेट को थ्रेड से सस्पेंड करके एक किसी फिक्स सरफेस के साथ अटैच कर दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस मेटल प्लेट को एक साइड पे ले जाता हूं। कहां पे? यहां पे। इस मेटल प्लेट को एक साइड पे ले जाके ऐसे रखता हूं, और उधर से यानी कि दिस इज पोजीशन 1, ऐसे ले जाके अगर छोड़ूंगा, व्हाट विल हैपन? यू विल से सर सिंपल थिंग, दिस विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। फिर एक बार ये जरूर इधर भी आएगा, ये तो बात पक्की है सर। इट विल बी कमिंग ऑन दिस वे। इस तरफ भी आना है इसको। तो ये इधर साउथ है, चलो यहां लिख देता हूं, राइट। तो यही प्लेट इधर भी आएगी। तो ये सिचुएशन नंबर 2 है। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्यों डिस्कस कर रहा हूं इसको यहां पे? यही प्लेट अगर आप इन दोनों मैग्नेट्स के बिना सिंपल हवा में लटका के ऐसे ऑसिलेट करवाते पेंडुलम के जैसे, तो इसका टाइम पीरियड कुछ और आना था। अगर आपने इसी मेटल प्लेट को दो मैग्नेट के पोल्स के बीच में रख दिया है, तो टाइम पीरियड कुछ और आना है। इसका टाइम पीरियड माने टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। 1 से 2 पे जाके वापस 1 तक आने के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो उस टाइम में देरी हो जानी थी। क्या मतलब है? पेंडुलम का ये जो मेटल शीट है, इसका मोशन स्लो हो गया मैग्नेट्स के बीच में आके। अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? हमने क्या देखा कि अगर इस पेंडुलम को हमने हवा में लटकाया तो टाइम पीरियड कम आ रहा था, मतलब वैल्यू छोटी आ रही थी टाइम पीरियड की। यही इन मैग्नेट पोल्स के बीच में लटका के उसको ऑसिलेट करवाया, जैसे एक पोल इधर पड़ा हो, एक पोल इधर पड़ा हो, बीच में ऐसे ऑसिलेट कर रहा हो ये मेटल शीट, तो टाइम पीरियड ज्यादा आया। क्या कारण है इसका? तो बेटा इसका कारण है चेंज ऑफ फ्लक्स विद इन द मेटल शीट। जब ये क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, फ्लक्स के चेंज होने से किसी मेटल प्लेट में जो मेटल शीट है, इसमें क्या पैदा हो जाता है? ऐसा इसमें पैदा हो जाते हैं एडी करंट्स। यही एडी करंट्स ने मोशन को क्या कर दिया? डैम्प कर दिया। डैम्प करने का मतलब स्लो। अब समझो कैसे किया होगा ये। देखो, जब ये अंदर को आने की कोशिश कर रहा था, पोजीशन 1 से मीन पोजीशन अंदर आने की कोशिश कर रहा था, तो इस मेटल से जुड़ी फ्लक्स बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी सर। अभी 0 फ्लक्स है सिचुएशन 1 में। यहां तक आते आते क्या होंगी? मैक्सिमम। फिर बाहर जाते जाते क्या होंगी? फ्लक्स 0। तो जब 1 से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मतलब मैक्सिमम हो रही है फ्लक्स, तो इस शीट में चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से करंट जनरेट होने हैं। लेकिन ये जो करंट्स जनरेट होने हैं, ये किसके अकॉर्डिंग जनरेट होने हैं? लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। आ रहा है तो आने नहीं देना, जा रहा है तो जाने नहीं देना। मतलब फ्लक्स के चेंज को हमेशा अपोज करना है। अगर बढ़ रही हैं तो बढ़ने नहीं देना, कम हो रही हैं तो कम नहीं होने देना। अब इस मेटल शीट में से
इधर आने की वजह से फ्लक्स बढ़ेगी। इसको कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर तुम्हारी तरफ से देखें तो ये नॉर्थ पोल इस शीट की तुम्हारी सामने वाली साइड को, जिसको तुम देख रहे हो, जैसे मेरे हाथ की ये साइड देख रहे हो, इसको क्या बनाने की कोशिश करेगा? सेम पोलैरिटी। क्यों? सेम पोलैरिटी बनाने से ये होगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, अंदर आने ही नहीं देगा उसको। तो अगर मुझे मेटल शीट की इस साइड को नॉर्थ बनाना है तो इसमें करंट का फ्लो कैसे होना चाहिए? अगर नॉर्थ पोलैरिटी बनानी है तो करंट का फ्लो, याद आ गया रूल, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, या क्लॉक रूल याद कर लो। क्या होना चाहिए? करंट एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाता है करंट्स का, दीज सर्कुलर करंट्स आर नोन एज एडीज, और इन्हीं को एडी करंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अभी नॉर्थ साइड बन जाएगा, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो जल्दी जल्दी आने नहीं देगा, तो टाइम क्या है? देरी लगेगी इसको पोजीशन 1 से यहां तक आने में। फिर यहां पे आके जितनी हो सकती थी फ्लक्स, जितना एडी करंट पैदा होना था, हो गया। अभी इसको यहां तो रुकना नहीं है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से पोजीशन 2 तक तो जाएगा। अब पोजीशन 2 तक जैसे ये मैक्सिमम से इधर आने की कोशिश करेगा, मिडल से 2 तक आने की कोशिश करेगा, तो फ्लक्स क्या होनी शुरू हो जाएंगी? डिक्रीज। अब इसमें एडी करंट्स इस तरह से प्रोड्यूस होंगे कि डिक्रीज नहीं होने देना, मैक्सिमम से फिर 0 होने जा रही हैं, ये बर्दाश्त नहीं है। अब कम हो रही हैं तो कम नहीं होने देनी। अब वो कम नहीं होने देनी कैसे पॉसिबल है? अगर ये इस शीट को बाहर ही ना जाने दे, ये इस शीट को बाहर कैसे नहीं जाने देगा? अगर इसको पकड़ के रखेगा, इसको अट्रैक्ट करके रखेगा, नॉर्थ पोल इस साइड को अट्रैक्ट कैसे करके रखेगा? अगर इसको साउथ पोलैरिटी बना देगा। अगर इसमें साउथ पोलैरिटी बनाएगा तो इसका मतलब इसमें इसको करंट कैसे जनरेट करने पड़ेंगे? इसको करंट क्लॉकवाइज जनरेट करने पड़ेंगे। क्लॉकवाइज जनरेट करने का मतलब साउथ पोलैरिटी बन जाएगी। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डैम्पिंग ऑफ मोशन का, डैम्पिंग का मतलब होता है स्लो डाउन हो जाना और धीरे धीरे मर जाना। डैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन +1 में पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो डैम्पिंग क्यों करता है ये? ताकि फ्लक्स बढ़ रही है तो बढ़े ना, कम हो रही है तो कम ना हो। उस चक्कर में ना तो ये आने देता है ना फिर जाने देता है, तो मोशन को क्या करके रखता है? स्लो डाउन करके रखता है, जिसकी वजह से टाइम ज्यादा लगता है। सो इस एक्टिविटी से हम सीखते क्या है? एडी करंट्स के बारे में सीखते हैं। इसके बारे में एडी करंट्स। व्हाट आर एडी करंट्स? द करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द बल्क ऑफ द मेटल when the magnetic flux linked with the sheet changes are known as eddy currents. इनको हम क्या बोलते हैं? एडी करंट्स बोलते हैं। एडी करंट्स भी जो होते हैं वो चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करते हैं। तो एडी करंट्स की डायरेक्शन भी किसके द्वारा दी जाती है? लेंज लॉ के द्वारा, जो कि हमने EMI में सीखा था। राइट। इसके बाद जो एडी करंट्स हैं, एडी करंट्स की हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं। क्या है? एप्लीकेशंस कैसे हैं? पहली एप्लीकेशन है इसकी फर्नेस में। राइट। फर्नेस क्या होती है? व्हाट इज फर्नेस? पता है सबको? FURNACE, पहले सही थे। फर्नेस क्या होती है? भट्टी जिसके अंदर किसी चीज को रख के गर्म किया जाता है। सो फर्नेस चलाने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम एडी करंट्स को यूज करते हैं। कैसे? आप एक बात देखो, ये मेटल है, कोई ना कोई मेटल का रेजिस्टेंस होता है। राइट। अगर मेटल का रेजिस्टेंस होता है तो जब इसमें से करंट पास होगा तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला H = I²RT, ये हमारे एडी करंट्स हैं। कुछ टाइम के लिए तो ये इसमें रहेंगे, R इसका रेजिस्टेंस, तो इसमें क्या पैदा होगी? अकॉर्डिंग टू जॉल्स हीटिंग लॉ, हीट पैदा होगी। अब अगर इस हीट को किसी तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, इतना एनवायरनमेंट गर्म कर दिया जाए कि अंदर कोई चीज रखे वो पिघल जाए, इसका मतलब वो जगह, वो जो चैम्बर होगा वो किसकी तरह काम करेगा? फर्नेस की तरह काम करेगा। So the eddy currents produced in metal sheets also gives production to the heat according to Joule's heating law. This heat can be used to melt the soft metals. तो इसको एज ए फर्नेस यूज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, एडी करंट्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये तो मैंने तुम्हें समझा ही दिया
कि जहां पे भी एडी करंट्स पैदा होंगे ये मोशन को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। मोशन को अगर ये अपोज करते हैं तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, जिसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है डेड बी गैल्वेनोमीटर। लास्ट चैप्टर में, इवन चैप्टर 3 में, लास्ट यूनिट में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था। तो उसकी जो कोर है वो किसकी बनाते थे, मेटल की बनाते थे और सिलेंड्रिकल शेप की यूज करते थे। सिलेंड्रिकल शेप को यूज करने का तो मकसद रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाना था, लेकिन मेटालिक यूज करने का कारण ये था कि वहां पे क्या पैदा हो जाए, एडी करंट्स पैदा हो जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी करंट प्योरली डीसी नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं। हालांकि ज्यादा अगले चैप्टर में सीखेंगे इसी के बारे में। तो वो जो फ्लक्चुएशन होंगी वो उस गैल्वेनोमीटर की नीडल को क्या करवाती रहेंगी, ऑसिलेट करवाती रहेंगी। क्या आप चाहते हो कि आपका गैल्वेनोमीटर ऑसिलेट करता रहे? आप तो चाहते हो कि पक्की रीडिंग दे दे मेरे को। तो वो पक्की रीडिंग के लिए उसको एक्जैक्टली एक जगह पे रुकना जरूरी है, मतलब उसके मोशन को, उसके ऑसिलेटरी मोशन को क्या करना पड़ेगा, डैम्प करना पड़ेगा। तो वो डैम्पिंग किसके जरिए पॉसिबल है, मेटालिक कोर यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, एडी करंट्स के इस्तेमाल से, राइट। चलिए तीसरा आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। ठीक है, जो फास्ट ट्रेन्स होती हैं उनका जो ब्रेक सिस्टम होता है उसमें हम यही तो करते हैं, जो एक्सल होता है जिसके साथ व्हील जुड़े होते हैं, राइट। इस एक्सल के अबाउट सपोज करो व्हील्स है जिनको बोलते हैं, तो इस व्हील के अबाउट अगर मैं यहाँ पे एक ड्रम लगा दूं, एक ड्रम, ताकि जब इस गाड़ी को रोकना है तो इस ड्रम में मैग्नेटिक फील्ड इंसर्ट कर दें, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सल के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग उसके मोशन को स्लो डाउन करके रोक सकता है, राइट। उसके बाद जो पुराने अपने घरों पे इलेक्ट्रिक मीटर्स होते थे या स्पीडोमीटर्स हैं हमारी गाड़ियों में, व्हीकल्स में, राइट, उनके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो मेटालिक डिस्क होती थी ना उनके अंदर। और जो स्पीडोमीटर, अब अगर डिजिटल वालों की बात ना की जाए, जो हमारे इलेक्ट्रिकल मीटर्स आते थे, राइट, पुराने, वो काले बॉक्स वाले, तो उनके अंदर एक डिस्क रोटेट करती थी। उस डिस्क का मोशन भी एडी करंट्स की हेल्प से ही कंट्रोल किया जाता था। तो ये हमारे पास कुछ 3-4 एप्लीकेशन है इन एडी करंट्स की। क्या इन एडी करंट्स के कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स भी हैं? अगर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं तो उनको कम कैसे करें? तो यस, एडी करंट्स के कुछ ना कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं, जैसे हीट प्रोडक्शन। देखो, कहीं पे जरूरत है हीट पैदा करने की तो बात अलग है, पर जहां पे जरूरत नहीं है हीट तो वहां पे भी पैदा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करूं मैं, अपने घर के बाहर निकल के देखना या सड़क पे तुम्हें एक 2 खंभों के बीच में बहुत बड़ा सा ऐसे आयरन का एक बहुत ही बड़ा सा बॉक्स लगा मिलेगा। लोग अक्सर उसको ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। उसका काम वोल्टेज को पीछे से कम या ज्यादा करना होता है। अक्सर जो आप देखते हो वो कम करने वाले होते हैं, क्योंकि ज्यादा करने वाले तो आपको किसी पावर हाउस के, किसी पावर ग्रिड के नजदीक मिलेंगे जो बढ़ाते हैं। तो ये ज्यादातर जो आप गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर्स देखते हो ये तो कम करने के लिए होते हैं, राइट। तो उन ट्रांसफार्मर्स की जो कोर है वो किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। अब वहां पे क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, वेरिएबल करंट आ रहा है, तो वेरिएबल करंट वेरिएबल फ्लक्स पैदा करेगा। वेरिएबल फ्लक्स होंगी तो चेंज इन फ्लक्स होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा तो एडी करंट्स पैदा होंगे। एडी करंट्स जब भी कोर में पैदा होंगे, कोर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, तो जाउल्स हीटिंग लॉ के अकॉर्डिंग वो हीट पैदा करेंगे। वो हीट वहां पे अननेसेसरी है, तो वो हीट हमें नहीं चाहिए। दिस इज द वन ऑफ द अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स। अभी अगर ये अनडिजायरेबल इफेक्ट आ भी गया तो आपकी कोशिश क्या रहेगी कि इसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। तो मिनिमाइजेशन ऑफ एडी करंट्स हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। यही जो मेटल शीट थी, अगर इस मेटल शीट को मैं क्या करूं, इसको ऐसे कॉम्ब की शेप में ले लूं, ऐसे कॉम्ब की शेप, ऐसे कॉम्ब की शेप में ले लूं, ठीक है। चलो ये तो ऐसे ही रहने देता, पता है कि कॉम्ब है तो ये दोनों भी कॉम्ब शेप ही होंगे ऑफ कोर्स।
ठीक है। तो मैं देखता हूं कि टाइम पीरियड फिर से बढ़ जाता है। अब टाइम पीरियड बढ़ने का कारण ये होगा कि यहाँ पे शायद एडी करंट्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी कम हो रही है। इसका मतलब ये बात समझ में आती है कि आपने जो इसका एरिया कम कर दिया, तो जो अपना रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, अगर आपने एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट्स रिड्यूस हो जाएंगे, करंट्स रिड्यूस हो जाएंगे तो जो हीट है विच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर वो भी कम हो जाएगी। देखो एरिया आपने कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम हुआ, करंट कम हुआ तो हीट प्रोडक्शन भी कम हो गई। तो इसी चक्कर में हम पता है क्या करते हैं, जो ट्रांसफार्मर की कोर है अगर वो हम ऐसे सॉलिड दे देते तो उसमें ये वाले एडी करंट्स पैदा होते, मतलब एडी करंट्स का जो एरिया वो बहुत बड़ा होता, पूरी शीट पे फैलते ये एडीज, व्हाटएवर क्लॉकवाइज बन रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं उससे मैटर नहीं। लेकिन अगर मैं क्या करूं कि इसी कोर को बारीक बारीक प्लेट्स में काट लूं, कोई मिनी ट्रांसफार्मर मिल जाए तो ध्यान से देखना, मेरे को मिला तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। अगर हम क्या करें कि उस कोर को टुकड़ों में काट लें ऐसे छोटे छोटे पीसेस, ठीक है, और बीच में कोई इंसुलेटिंग लेयर से उसको पॉलिश कर दें, जैसे उसकी कवरिंग कर दें। ये यूजुअली क्या होती है, इपॉक्सी हो सकती है, इपॉक्सी इज अ काइंड ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, राइट, या फिर वार्निशिंग होती है। तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर दूं तो आपका जो इवन करंट है एडी करंट्स, एडीज का एरिया रिड्यूस हो जाएगा। अगर एडीज का एरिया रिड्यूस हो गया, एडीज का तो मत कहो, चलो शीट का एरिया रिड्यूस हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होंगे तो हीट भी कम हो जाएगी। इस कोर को हम क्या बोलते हैं, लैमिनेटेड, क्योंकि उसके ऊपर एक लैमिनेशन है, लैमिनेटेड थिन शीट कोर। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एडी करंट्स को ट्रांसफार्मर की कोर में कैसे कम करते हैं, तो आप कहोगे कि वहां पे हम लैमिनेटेड थिन शीट कोर यूज करते हैं। तो लैमिनेटेड थिन शीट कोर यूज करने से वहां पे एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट और हीट प्रोडक्शन भी कम हो जाते हैं। तो यहां से ऐसे हम एडी करंट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और हीट लॉस को कम कर सकते हैं, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट एडी करंट्स, होप यू वुड हैव लाइक द सिस्टम। एक चीज आप यहां पे और कर सकते हैं, एक सिंपल सी एक्टिविटी बताता हूं। आप क्या करो, दो मैग्नेट्स ले लो सिमिलर, उतने ही साइज की उतने ही वेट की, एक एल्युमिनियम का पाइप ले लो, लोहे का क्यों नहीं यूज कर रहा, ताकि चिपक ना जाए उसके साथ। एल्युमिनियम मेटल है पर नॉन मैग्नेटिक मेटल है। एक प्लास्टिक का पाइप ले लो, दोनों पाइप के पकड़ लो ऐसे साइड से, अपने फ्रेंड्स बुला लो, दोनों पाइप्स में एक ही हाइट से मैग्नेट छोड़ो। तुम देखोगे कि जो प्लास्टिक वाली पाइप होगी उसमें मैग्नेट पहले निकल आएगी, इसमें मैग्नेट धीरे निकलेगी। क्यों? जब मैग्नेट उसमें से पास कर रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, वो उस मेटालिक पाइप, एल्युमिनियम पाइप में या कॉपर पाइप में क्या पैदा करेगा, एडी करंट्स। वो एडी करंट्स मैग्नेट के मोशन को क्या करना चाहेंगे, अपोज करना चाहेंगे, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को अपोज करेंगे और उसको स्लोली नीचे लाएंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जो आप किसी को एडी करंट्स दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद मेरे पास यहां पे एक और चीज है जिसको मैं अगेन एक्टिविटी के थ्रू डिस्कस करना चाहूंगा। क्या चीज है वो? आई एम मेकिंग अ सर्किट। इस सर्किट को ध्यान से देखना आप सभी। सर्किट के लोअर आर्म में मैंने एक रेजिस्टर और बल्ब लगाया है, और इस आर्म में मैं एक सोलेनॉइड, जिसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैं चोक बोल सकता हूं या कॉइल बोल सकता हूं, वो यूज की है। ठीक है, इसके साथ यहां पे एक बैटरी लगा दी हमने, और यहां पे एक टैपिंग की यूज कर ली है, राइट, एक टैप की यूज की है। अच्छा, अब मैं क्या देखता हूं, दिस इज बल्ब,
B2, दिस इज बल्ब B1, राइट। दोनों एक ही जैसे बल्ब हैं, बस एक को रेजिस्टर के साथ लगा है, एक को, इसको इंडक्टर भी बोल देते हैं, इसको सोलेनॉइड भी कह सकते हैं आप, विद एयर कोर, ठीक है, इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। तो यहां से जब मैंने इसको टैप किया, जब इसको ऑन किया, व्हाट डू आई सॉ, बड़ी अजीब सी चीज देखी मैंने। जो बल्ब B1 था ये तो तुरंत एट द सेम मोमेंट ग्लो कर गया, ये ग्लो करने लगा, बट आई सॉ कि जो B2 है वो धीरे धीरे ग्लो करना शुरू कर रहा है, धीरे धीरे, देन इट गोज टू फुल। ये तो एट वंस ग्लो करने लग गया, दिस स्टार्ट्स ग्लोइंग स्लोली। तो दिमाग में आया यार ऐसा हुआ क्यों, चलिए फिर क्या किया, की दबा के रखी हुई थी क्योंकि टैप की है ये, फिर जब छोड़ा तो व्हाट आई सॉ कि ये एट वंस जैसे ग्लो हुआ था वैसे ही एट वंस क्या हो गया, एट वंस ऑफ हो गया। और ये जो बल्ब धीरे स्टार्ट हुआ था ये धीरे ही ऑफ हुआ, मतलब एकदम से ऑफ नहीं हो गया, जैसे ये वाला B1 एकदम से ऑफ हो गया था, ये एकदम से ऑफ नहीं हुआ। आपके घर में कई बार ऐसे चार्जर्स होते हैं जिनके ऊपर एक छोटा सा इंडिकेटर लगा होता है, कई बार आप स्विच ऑफ कर देते हो, चार्जर को निकाल लेते हो, फिर भी उसका जो बल्ब है, उसका बल्ब है वो एकदम से ग्लो होना बंद नहीं करता, वो धीरे धीरे ग्लो होकर बंद होता है। तो ऐसा क्यों हुआ यहाँ पे, ये सोचने की बात है। क्या इस कंपोनेंट का कोई कमाल है? अगर इसका कोई कमाल है तो इसको एक्सप्लेन करो। जी हाँ, बिल्कुल इसी कंपोनेंट का कमाल है, और इसके अंदर पैदा हुए एक फिनोमिना का कमाल है। उस फिनोमिना को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या होती है सेल्फ इंडक्शन? कि जब भी किसी कॉइल में से वेरिएबल करंट पास करते हैं, किसी सोलेनॉइड में से, किसी इंडक्टर में से वेरिएबल करंट पास होता है, तो इसके अंदर वेरिएबल फ्लक्स पैदा होती है। मैंने क्या कहा, इस की को टैप करोगे आप, सपोज इस बैटरी की वजह से 4 एम्पीयर का करंट दौड़ना था, तो टैप करते वक्त एकदम से तो 4 एम्पीयर आ नहीं जाएगा, वो 0 से राइज होकर 4 एम्पीयर तक जाएगा ना, तो 0 से 4 एम्पीयर तक जाने में कुछ तो समय लगेगा। उस समय के दौरान इसमें फ्लक्स चेंज होंगी, तो वेरिएबल करंट जो है, वेरिएबल करंट पहले क्या कर रहा है, ये इंक्रीजिंग करंट है। तो ये वेरिएबल जो इंक्रीजिंग करंट है पहले फ्लक्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फ्लक्स को इंक्रीज करने से कॉइल के अंदर एक ईएमएफ पैदा होगा अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। ये जो ईएमएफ पैदा होगा, ये ईएमएफ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट सेंस का पैदा होगा, और ये किसको अपोज कर रहा होगा, इस बैटरी के ईएमएफ को अपोज कर रहा होगा। दैट इज व्हाई ये जो बल्ब था ये स्लोली ग्लो किया, क्योंकि ये वाला ईएमएफ जब तक इसके अपोजिंग ईएमएफ, इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, इसके बराबर नहीं हो गया तब तक तो इसी से झगड़ता रहा पोटेंशियल। जब इसके बैक ईएमएफ के बराबर इसने ईएमएफ दे दिया तो इससे झगड़ा खत्म, उसके बाद जाके बल्ब ग्लो करवाया। ऐसा कुछ यहाँ पे था ही नहीं रेजिस्टर के केस में, तो इसीलिए ये बल्ब एकदम से ग्लो कर गया था और इसको ग्लो होने में कुछ टाइम लगा। अच्छा, फिर जब आपने टैप की बंद करनी शुरू करी तो करंट क्या होने लगा, डिक्रीज। फ्लक्स भी क्या होने लगी, डिक्रीज। फ्लक्स अगेन चेंज होने लगी। फ्लक्स के अगेन चेंज होने से क्या पैदा हुआ, ईएमएफ। ये ईएमएफ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ किस नेचर का पैदा होगा, अपोजिंग नेचर का पैदा होगा। मतलब अगर फ्लक्स के कम होने से पोटेंशियल कम हो रहा है तो उसको कम नहीं होने देना, बढ़ रहा था तो बढ़ने नहीं देना, तो ग्लो लेट करवाया। अब खत्म होना चाहता है, ग्लो बंद करना चाहता है, तो ग्लो बंद नहीं होने दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम डिले मिलता है कि जब आप वो चार्जर वहां से निकालते हो तो एकदम से बल्ब ऑफ नहीं होता। ये इंडक्टर जो है ये उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, जितनी इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, इसको आगे बढ़ेंगे तो ये अपनी एनर्जी देके इसको ग्लो करवाए रखने की कोशिश करता है। इसीलिए वो चार्जर प्लग से निकाल लेने के बाद भी उसका इंडिकेटर कुछ देर के लिए ग्लो करता रहता है। इस प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से कोई सॉलिनॉइड या कोई इंडक्टर अपने अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ पैदा कर लेता है जो कि आपके मेन ईएमएफ को अपोज करे, दैट थिंग इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। खुद ही अपने अंदर एक अपोजिंग ईएमएफ पैदा कर लेने की इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं।
आई होप विद दिस एक्टिविटी यू हैव अंडरस्टूड द थिंग क्लियरली। अगर आप प्रैक्टिकली करके देखो, वैसे वो चार्जर वाली एग्जांपल बहुत बच्चों ने आप में से देखी हो। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना, राइट। सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन बता दी आपको। जो फ्लक्स पैदा हो रही थी उसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होंगी, ठीक है, जो आपका मेन करंट था। अगर इसको इक्वालिटी की फॉर्म में लिखे हैं तो यहाँ पे L बनेगा। L इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, या फिर इसको सेल्फ इंडक्टेंस भी बोला जाता है। तो क्या बोलते हैं इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, राइट। L का फॉर्मूला बन गया phi बाय I। एक तो इस फॉर्मूला को याद रखना। अगर इसी फ्लक्स की वजह से मैं EMF निकालना चाहूं यहां पे, वो कितना हो रहा है d phi बाय dt, एंड अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ नेगेटिव साइन आएगा। तो d बाय dt के आगे आप Li लगा दो। L तो कांस्टेंट चीज है, बाहर आ जाएगी di बाय dt। इसका मतलब जब तक करंट वेरिएबल रहेगा EMF पैदा होता रहेगा। तो एक यहां से फॉर्मूला -L di बाय dt ये भी बना, या अगर आप सिर्फ L का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो तो वो L का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आपके पास ये भी आ सकता है। तो L के दो फॉर्मूलाज बन गए बेसिकली आपके पास। इसके बाद इस सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में, L के बारे में और जानकारी लेते हैं। इसकी जो SI यूनिट है वो है हेनरी। क्या है? हेनरी। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस को हम हेनरीज में मापते हैं। अब आप पूछोगे कि सर 1 हेनरी कितना होता है? दो तरीके से बता सकता हूं। एक तरीका तो ये, फ्लक्स की क्या होती है? वेबर डिवाइडेड बाय करंट की क्या होती है? एम्पियर। तो 1 हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल की तब कही जाएगी जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो उस कॉइल में और 1 वेबर की फ्लक्स चेंज हो रही है। तो 1 वेबर पर एम्पियर, ठीक है। एक तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा, इसका जो एक फॉर्मूला वो इस लिहाज से भी दिया जा सकता है। कैसे? जो 1 हेनरी है, अगर इसको पुट कर दे रहे हो, ऊपर EMF है तो 1 वोल्ट, नीचे करंट अपॉन टाइम है तो 1 एम्पियर बाय 1 सेकेंड। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 हेनरी ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड, या सेकेंड आगे लिख लूं, एम्पियर इनवर्स पीछे लिख लूं। तो जब किसी कॉइल को 1 वोल्ट का EMF दिया जाएगा सच दैट करंट चेंजेस 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो उसकी इंडक्टेंस कितनी कही जाएगी? 1 हेनरी कही जाएगी, राइट। फिर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना मुश्किल थोड़ी है। कैसे? इससे बनाना आसान लग रहा है मेरे को। phi बाय I आएगा, और phi क्या होता है? BA फ्लक्स। cos का तो लिखने का जरूरत ही नहीं है, cos का तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा। आगे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका होता है F इक्वल टू QVB, वो रहने देते हैं, सॉरी, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा होता है। तो यहां से B का आ जाएगा F बाय QV। साइन थीटा मैं नहीं लिखता, साइन और कॉस लिखने की जरूरत नहीं है। एरिया अपॉन करंट, तो वैल्यू भर दो। फोर्स का हो गया MLT-2, एरिया का हो गया L2 अपॉन चार्ज का हो गया AT, ठीक है, और वेलोसिटी का हो गया LT-1, करंट का हो गया A, राइट। इस सब को अगर यहां से सॉल्व करें तो हमें यहां पे क्या मिलेगा? ML2T-2 A-2, राइट। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अभी जाते जाते लास्ट पे सिंपली हमें कुछ नहीं करना, कोई एक कॉइल लेके उसकी सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन डिराइव कर देना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड। ये फटाफट से करते हैं क्योंकि इसके बेसिक बहुत सिंपल है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड। मैं यहां पे एक सॉलिनॉइड सपोज कर लेता हूं, राइट। ये सॉलिनॉइड ले ली मैंने। इस सॉलिनॉइड में I करंट दौड़ रहा है। इस सॉलिनॉइड की जो टोटल लेंथ है वो L है, और इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यहां से कितने आ गए? वो आ गए इस तरह से। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L, ठीक है। ये क्यों जरूरत है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितनी लंबी सॉलिनॉइड है, उसके पर यूनिट लेंथ के नंबर्स आप याद रखो।
तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड होता है जब उसमें करंट जाए, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता, हमने थर्ड चैप्टर में फोर्थ चैप्टर में बना लिया था फॉर्मूला को। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जब उसमें आई करंट दौड़ रहा है। ठीक है, अब इसकी वजह से जो इसमें हम फ्लक्स देखना चाहते हैं वो फ्लक्स क्या होंगी, फ्लक्स होती हैं B इंटू ए, तो ये आएंगी म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अभी फ्लक्स जो है, फ्लक्स ये किसके बराबर होती हैं, इज इक्वल टू एल आई के, अभी पीछे फॉर्मूला किया था हमने जो मैंने इरेज कर दिया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई है, राइट। आई से आई कैंसिल हो गया, तो आपका जो कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस था वो उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू ए। या फिर एक चीज जहां से जो और हो सकती थी, डिड वी मिस्ड समथिंग, अच्छा ये तो जो आपने जस्ट मोमेंट, थोड़ी सी जल्दी हो गई, ये जो फ्लक्स निकाली है ये फ्लक्स तो हमने पर यूनिट लेंथ के साथ जुड़ी हुई निकाली है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के साथ निकालनी है तो उसको n से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा अब क्या करो, कुछ भी कर लो, या तो यहाँ पे जो कैपिटल एन है इसकी वैल्यू भर दो, क्या बन जाएगी, स्मॉल एन इंटू एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ठीक है, अब इस फ्लक्स की वैल्यू भर दो, एल आई सेल्फ इंडक्टेंस के साथ कैसे जुड़ा है अभी समझाया था, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल आ जाएगा, करंट के साथ करंट कैंसिल, तो एल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये फॉर्मूला बनता है। यहां से पता चलता है कि जो सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्शन है वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम ऑफ द कोर है। अगर आप यहाँ पे आयरन कोर रख देते हो तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं वो जो सर्किट में सोलेनॉइड थी उसके अंदर एक आयरन पीस इंसर्ट कर देता ना, तो बल्ब जो था उसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से उसके ग्लो को और भी अफेक्ट करता। ठीक है, मतलब शुरू में और लेट ग्लो करवाता और बाद में और लंबे टाइम तक और देर तक उसको ग्लो करवाए रखता। ठीक है, दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगी। तीसरा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए एक चीज और भी कर सकते हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में देखना है तो n की वैल्यू कैपिटल N बाय L भरेंगे, तो n स्क्वायर ए, नीचे यहाँ आएगा L और नीचे आएगा L स्क्वायर, तो यहाँ इससे कैंसिल कर दोगे तो ये बन जाएगा म्यू नॉट, इसको कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं, म्यू नॉट n स्क्वायर ए बाय L। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके सेल्फ इंडक्टेंस के काम आ सकते हैं, राइट। इस फॉर्मूला को याद रखिए, इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बाद में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।